सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और एक बार फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो लाइव क्लास है, और RNT स्कूल सरदार सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। और ये अभी है ना, आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आज। फर्स्ट ये आपको समझना है कि सदिश होता क्या है, ठीक है। तो सदिश जब नाम हमें सुनाई पड़ता है तो इसके साथ में एक नाम और होता है, फिर वो होता है अदिश, ठीक है। समझिए इन दोनों को। अभी आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा का बोध नहीं होता, दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा नहीं होती, नहीं होती। और इसका अपोजिट सदिश में दिशा होगी, इसमें दिशा होगी। दूसरा जो है आपको ये समझना होगा, आपने फिजिक्स में बहुत सारी बातें पढ़ी है इसके बारे में 11th क्लास में। जो मैकेनिक्स आती है ना 11th क्लास की फिजिक्स को हम बोलते हैं यांत्रिकी, उसमें सदिश और अदिश सब आपने पढ़ रखा है। सदिश का मतलब होता है, देखिए हम किसी राशि को अगर प्रदर्शित कर रहे हो, अगर मैंने लिखा 5 किलोमीटर, क्या लिखा मैंने 5 किलोमीटर, तो ये बताइए अदिश है या सदिश? तो सभी बच्चे ये बोलेंगे एक साथ कि ये तो सर अदिश है। अब क्यों अदिश है? क्योंकि इसमें कहीं भी दिशा का नहीं लिखा, दिशा के बारे में इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, दिशा के बारे में इसमें कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता 5 किलोमीटर नॉर्थ, अगर मैंने यहाँ देखिए दिशा लिखी है, ये क्या है? दिशा। तो अगर ये दिशा लिखी हुई है तो ये राशि कहलाएगी सदिश, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक आप ये समझे कि जिस राशि में अगर आपको दिशा साथ में दी हुई है वो राशि कहलाएगी सदिश, और जिसमें दिशा नहीं दी होती है वो कहलाएगी अदिश, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं ये बोलूं, एक वर्ड आता है परिमाण, ठीक है, और इसके साथ में अगर मैं लिखूंगा दिशा, तो जिसमें परिमाण के साथ में दिशा दी हुई होती है वो राशि कहलाती है सदिश, वो कहलाएगी सदिश। और जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण क्या होता है? केवल परिमाण होता है, वो राशि कहलाएगी अदिश। अब सदिश को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो देखिए। तो अगर मैंने ये लिखा है ए, और अगर मैं ए पर ऐसे एक एरो बना देता हूं तो इसको हम पढ़ते हैं ए सदिश, और इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर, ठीक है। अगर इसको ये हम इसको अगर दो बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो एक मैंने लाइन बनाई है, रेखाखंड बनाया है ए से बी की ओर, तो फिर इसको इस प्रकार लिखेंगे ए बी, और इस पर लिखेंगे वेक्टर। अगर ये इस तरफ ना होकर इस तरफ होता, उल्टा होता, बी से ए की तरफ, अगर बी से ए की तरफ होता तो फिर हम इसको ए बी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि सदिश में दिशा बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हम उल्टा लिखेंगे तो फिर इसमें बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ये हो गया किसी भी सदिश को दर्शाने का तरीका, ठीक है। अब कई बच्चे अभी एक नाम होता है मैंने परिमाण, अगर आपने लिखा है ए वेक्टर तो ये क्या है? ये इसका सदिश, सॉरी ये इसका सदिश रूप है, ये इसका सदिश रूप है। लेकिन अगर ए पर मैं मापांक लगा देता हूं तो मापांक का मतलब होता है केवल और केवल इसका मान आएगा, क्या आएगा? केवल मान आएगा, तो उसी को हम परिमाण बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केवल परिमाण। इसमें दिशा नहीं आएगी साथ में, ये केवल परिमाण है। और जब ए वेक्टर लिखते हैं तो ये होता है सदिश। अगर मैं फिजिक्स में अगर आपसे पूछूं तो अगर बल क्या होता है? बल एक सदिश राशि है। कार्य क्या होता है? कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बल एक, देखिए बल क्या होता है? F बराबर ma, है ना? न्यूटन लॉ आपको पता है, ये सेकंड लॉ है न्यूटन का, F बराबर ma। और इसमें ये जो कि F पर मैंने वेक्टर लगाया, तो F क्या चीज है? यहाँ पे बल है, फोर्स, और a क्या चीज है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो ये दोनों देखिए, इन दोनों पे क्या लगा है? वेक्टर लगा हुआ है, इसमें सदिश लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों सदिश राशियां हैं। और m देखिए, m द्रव्यमान है, ये क्या है? m क्या है? मास है ना? मास है, तो ये कोई पिंड का होगा, कोई वस्तु का होगा, कोई कण का होगा।
तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, इसमें देखिए वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो सिंपली आप यहां से समझ गए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ में, जिसमें दिशा और परिमाण हो सकता है, एक दो चीजें मेरे ना वीडियो से बाहर जा रही होगी, इस बार मैं दूसरे साइड में लिखूंगा, इस तरफ ही लिख दूंगा, ध्यान दीजिए। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो कहलाएगा सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो वो कहलाएगा अदिश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी पढ़े हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि सदिश के प्रकार। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग मैं करवा देता हूं। तो आपकी बुक में सबसे पहले एक से पहले एक जो हमें पढ़नी है वो है, एक दो चीज और पढ़ी, एक तो पढ़ना है दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोजय बोलते हैं उसको हिंदी में, और दूसरा जो है वो है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ये दो चीज पढ़ लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिए, हम अभी फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको हम बार बार बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई बिंदु है ए और उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, हमारे पास एक बिंदु है ए और उसके निर्देशांक है त्रिविमीय ज्यामितीय में, निर्देशांक है द्विविमीय में नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए x, y और z तीनों लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये अंतरिक्ष में एक बिंदु है और इसके निर्देशांक है। तो अगर ये त्रिविमीय है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम इसमें फिर त्रिविमीय ज्यामिति ही बनाएंगे। ठीक है, अगर मैंने इसको x लिखा है, इसको मैंने अगर z लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा y। तो आप लोगों को वैसे तो ये पता ही है, ये इस तरफ y है, ऊपर ऐसे ये z है, लेकिन ये जो आपको x नजर आ रहा है इस तरफ, तो ये x इस ऐसे नहीं है, ये x बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर बाहर की ओर ऐसे है, ये x इस प्रकार है इसमें। तो बताइए सभी के बीच में 90 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ 90 डिग्री कोण है, ये देखिए जो मेरा मार्कर है उसका और y अक्ष का और मेरे मार्कर का और z अक्ष के बीच में भी कोण कितना 90 डिग्री है, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आपको एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट है ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट देखिए आपको x, y, z लिखा है, इसका मतलब ये अंतरिक्ष में है। 11th क्लास में जो 3D होती है, 3D में ज्यामिति हम पढ़ते हैं 3D, उसमें आपको ये सिखाया गया है कि तीन एक्सिस होते हैं, इस तरफ हम एक एक्स ले रहे हैं, इस तरफ दूसरा अक्ष ले रहे हैं, और इस प्रकार एक अक्ष ऊपर और होता है, तो इस हवा में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं x, y, z। सिंपली बात है, अंतरिक्ष में पॉइंट के निर्देशांक होते हैं x, y, z। ये तो एक बिंदु के निर्देशांक है, ये जो जिस प्रकार के एक्सिस काटते हैं एक दूसरे को, वो है क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ से इसको डिनोट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। तो ध्यान दीजिए कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, स्थिति सदिश होता क्या है, सदिश, स्थिति सदिश होता क्या है, ये होता है किसी भी बिंदु की, किसी बिंदु ए की या कोई भी बिंदु हो सकता है, उसकी स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ध्यान से सुन लेना, इसका मतलब होता है किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, उसको बोलते हैं उसी पॉइंट का स्थिति सदिश। या मैं अगर लिखना चाहूं, यहां देखिए आप, तो मैं लिखूंगा किसी बिंदु की मूल बिंदु की, मूल इस तरह लिख देता हूं, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहिए तो ध्यान दीजिए, ये O और A, इन दोनों के बीच में जो लाइन बनाई है मैंने, इस पे इस प्रकार हम एरो लगाते हैं, तो एरो लगाने से ये जो OA बन गया, क्या बन गया, OA। इस पे मैं वेक्टर लिखूंगा, तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, बिंदु A का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। कभी भी जब आपको किसी पॉइंट के साथ में O लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब ये है
कि ये ए बिंदु का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है। अब यहाँ देखिए अगर x लिखा हुआ है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए x के साथ में जो आपको पता है इकाई सदिश क्या होता है, i के, ठीक है। x अक्ष में बता दूंगा मैं आगे हो रहेगा, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। x अक्ष, उसके बाद मैं लिखूंगा y अक्ष और थर्ड वन होता है z अक्ष। तो x अक्ष के लिए जो इकाई सदिश होता है उसको बोलते हैं i के अक्ष, जो y अक्ष में होता है उसको पढ़ते हैं हम j के अक्ष, और जो z अक्ष के लिए होता है उसको हम पढ़ते हैं k के अक्ष। उसको हम क्या पढ़ेंगे, k के अक्ष। तो अगर किसी बिंदु के x कोऑर्डिनेट के साथ में अगर आप i के लिखते हो, इसका मतलब ये इसका x घटक हो गया। अगर इसी के साथ में मैं लिखता हूँ y, फिर मैंने j के लिखा, तो ये इसका फिर y घटक हो गया, y अक्ष का घटक हो गया। इसी प्रकार z के, तो ये जो मैंने लिखा है ना ओ ए वेक्टर, ये बिंदु ए का स्थिति सदिश हो गया। ये हम बार बार लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा आपको। कई तो टीचर क्या करते हैं, सीधा ही आपको वेक्टर बना देते हैं ना, बीच में ये समझाएंगे नहीं कि हम पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अभी हम दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा होगा इसके बाद में, ध्यान से देखिए। उसके बाद में जो पॉइंट दे रखा आपकी बुक में पोजीशन वेक्टर के बाद में, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिक् कोजेन, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं दिक् कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी चलो अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल बताता हूँ, चलो इरेज कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नोट करना है, वैसे तो नोट करना ही चाहिए, अगर नोट करना है तो इस वीडियो को बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, मतलब एक बार आपको इसको रोकना पड़ेगा, फिर आपको ये सभी चीजें लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो मैं नहीं रुकूंगा बीच में, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आपको पता है आजकल जो है ना इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे छोटे छोटे रील आते हैं, तो वो तो 2-5 मिनट के आते हैं, उससे क्या क्या मतलब है ना, लोगों को हंसने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई, टीचिंग की जब बात आती है तो यहाँ एक एक घंटा के, आधे आधे घंटा के वीडियो बनते हैं। तो फिर इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जितना उसके टाइम कम ही हो, इसलिए मैं बीच में रुकूंगा नहीं, मैं तो कंटिन्यू पढ़ाता रहूं। तो अगर आपको लिखना है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना बाद में, ठीक है, एक बार समझ लो। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं दिक् कोजेन, ध्यान से समझ रहे हैं ना, दिक् कोजेन, ठीक है। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। नाम से ही पता चल रहा है, वैसे ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, ठीक है। और कोज्या का मतलब क्या होता है, कोज्या का मतलब होता है कोसाइन, ठीक है, कोसाइंस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दिक्, दिक् मतलब डायरेक्शन, और कोज्या मतलब कोसाइंस, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अभी मैंने 3D का एक डायग्राम बनाया था, वही अभी बना रहे हैं। अगर मैं इसको x अक्ष से डिनोट करता हूं, इसको y अक्ष से डिनोट करते हैं, और इसको मैंने लिखा z अक्ष। तो इसी प्रकार ये आपको पता है ये क्या है, मूल बिंदु है 0,0,0, इसको हम ओरिजिन से डिनोट करते हैं। अभी एक बिंदु लेंगे और वो बिंदु होगा a, अभी थोड़ी देर पहले लिया था ना, उसी प्रकार एक बिंदु ले लिया मैंने a। अब ये a बिंदु है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, अभी बनाया था ना स्थिति सदिश, ये इसका थोड़ा मैं और थोड़ा अलग ले लेता हूं, क्योंकि अभी आपको ये x अक्ष पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे x अक्ष से, x अक्ष से थोड़ा अलग ले लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, दूसरा थोड़ा सा हम दूसरे जगह लेते हैं, इस तरफ यहां लेंगे और इसके निर्देशांक मैं लिखूंगा x को y को। तो ध्यान दीजिए, अभी इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको 2-3 मार्कर है मेरे पास, इन मार्कर से समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे आप सब लोगों को पता है 2D होता है ना, बोर्ड है ना, बोर्ड ये 2D में होता है। 3D को समझने के लिए, 3D का मतलब एक चीज हवा में आएगी, तो इसको समझने के लिए इस प्रकार समझो, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें अभी आपके सामने ये जो मार्कर आपके सामने नजर आ रहा है, ये लग रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है x, अभी ये इस तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे नहीं है, ये आपको बोर्ड से बाहर की ओर लेके आना है। इसी प्रकार ये जो मार्कर है इस तरफ जा रहा है, ये देखिए y को डिनोट कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला मार्कर है ये z को डिनोट कर रहा है।
तो अभी ध्यान देना, ये जो ए बिंदु है ना, ये ए बिंदु मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास एक पेन है, उस पेन से बताता हूँ आपको। एक में ये इस प्रकार है, ध्यान से देख रहे हैं ना, ये तीन, सॉरी, ये एक हाथ में 4 पेन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक इस प्रकार है, ध्यान से देख रहे हो। तो अभी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो मैंने पेन पकड़ा ना, अभी पेन जो पकड़ा है, वो पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट क्या है, ए। तो ये जो सभी चारों पॉइंट एक जगह से निकल रहे हैं, 4 पेन, ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु है, यहाँ ए है। तो बताइए ये पेन जो है, ये बॉल पेन, यहाँ इसका एक्स अक्ष के साथ भी कोण है, इस तरफ इसका जेड एक्सिस के साथ भी कोण है, और ऊपर देखिए वाई अक्ष के साथ भी इसका कोण है। इन सभी कोणों को हम रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखना। तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण है, देखिए यहाँ मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ये होगा क्योंकि एक्स अक्ष अभी बोर्ड पे आपको इस तरफ नजर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ है, एक्स अक्ष इस जगह है, ठीक है। अब इस जगह है तो इसके साथ उस ए वाले पोजीशन वेक्टर का कोई ना कोई तो कोण होगा, उस कोण को हम लिखेंगे अल्फा। उस कोण को क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। अभी बता देता हूँ एक बार और, ध्यान से देखना, यहाँ इस प्रकार है, ठीक है, और ये पेन इस प्रकार है यहाँ। तो बताइए जो मेरे हाथ में एक मार्कर है और एक बॉल पेन है, इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं है क्या, है ना। वो कोण कौन सा होगा, एक बार यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है इसको हम लिखेंगे अल्फा। क्या लिखेंगे, अल्फा। तो अभी ध्यान देना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस बिंदु को मैं साइड में लिख देता हूँ, ये कोण कौन सा है, अल्फा। ये जो कोण है ना, देखिए इस पोजीशन वेक्टर और वाई एक्सिस के साथ में जो कोण है, उस कोण का नाम लिखेंगे हम बीटा। और इसके अलावा एक कोण बच गया, जैसे कौन सा बच गया, अभी देखिए ये बच गया ऊपर, कौन सा, जैसे ये एक आपके पास मान लीजिए ये जेड एक्स है, ये क्या है, जेड एक्स है, और यहाँ पर ये है आपका एक पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। तो ये पेन और मार्कर के बीच में यहाँ भी तो कोण बन रहा है, देख लो दोनों के बीच में कोण बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है इसका नाम हम क्या लिखेंगे, गामा। क्या लिखेंगे, उसका नाम हम गामा लिखेंगे। तो 3 कोण बन रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये किसके साथ में है, ये है, जैसे अल्फा लिखा है तो एक्स अक्ष के साथ में, ये जो बीटा लिखा है वो वाई अक्ष के साथ में है, और ये जो गामा लिखा है वो जेड एक्स के साथ में है। इन्हीं कोण के कोस निकालना या कोसाइन निकालना, बस यही है दिक कोसाइन, ठीक है। तो अभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, कितने दिक कोसाइन हो गए, 3, क्योंकि यहाँ आपको पता है 3 एक्सिस है तो फिर 3 ही बनेंगे। अगर मैं लिखता हूँ कोस अल्फा, तो ये देखो कोस लिखते ही ये कोसाइन बन गया, मतलब दिक को जब बन गया। तो ये कौन से एक्स अक्ष के साथ में। इसी प्रकार मैं लिखूंगा कोस बीटा, और कोस लिखूंगा मैं गामा, कोस गामा। तो ये तीनों क्या है, दिक कोजे है, दिक कोजे, ठीक है, दिक कोजे है। अब इनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूला बनता है, इनसे रिलेटेड और क्या बातें हैं वो देखेंगे। देखना, तो यहाँ जो ये O है, और O से A तक ये जो लेंथ है उसको अगर हम R लिखेंगे, अगर मैं इस पे लगाऊंगा वेक्टर, तो ये R वेक्टर बताइए क्या, बिंदु A का क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। इस R वेक्टर, मैंने R वेक्टर लिखा है, इसको मैं OA वेक्टर भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर में बताया है। पोजीशन वेक्टर में मैंने बताया कि मूल बिंदु के सापेक्ष A की स्थिति क्या है, उसी को हम बोलते हैं स्थिति सदिश, और उसको मैंने यहाँ किससे डिनोट कर दिया, R से। अगर मैं R पे वेक्टर लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे मोड लगा देता हूं तो इसका मतलब है O से A के बीच की ये दूरी, क्योंकि दूरी और वेग में फर्क होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है केमिस्ट्री में, सॉरी चाल में और वेग में फर्क है। दूसरी बात ये देखिए अदिश राशि है क्या, सदिश में इसमें स्पीड तो होती है लेकिन इसमें ना वो दिशा नहीं होती, और वेग में स्पीड होती है पर उसमें दिशा भी होती है। इसी प्रकार इससे रिलेटेड होती है दूरी और एक होता है विस्थापन। तो दूरी में कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं दी होती है, और विस्थापन में डायरेक्शन दी होती है, तो इसको हम सदिश और अदिश से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लो, अभी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ध्यान देना भी है। मुझे ये बताओ, आपने ये तो पढ़े हुए, यहाँ से मैं करना त्रिभुज निकाल रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक बार वापस पूरे आपको एक, है ना, इसी मार्कर से समझाना पड़ेगा। देखना, इसको अभी y अक्ष माना था, ये मान लीजिए आपका x अक्ष है, और ये वाला मार्कर जो ऊपर जा रहा है ये मान लीजिए z अक्ष है।
तो अभी मैं जो पेन यहाँ लगा रहा हूँ ये आपका क्या है, यहाँ एक पॉइंट है। समझना इस चीज को। मुझे ये बताओ, अगर इस वाले पेन से ये कौन सा एक्स है, एक्स अक्ष, आपकी जो तरफ आ रहा है वो एक्स अक्ष है, यहां से लंबवत एक दूरी बनाओ ऐसे। तो अभी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इस हाथ को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बताइए इस पेन के ऊपर वाले सिरे से यहाँ लंबवत नहीं बना सकते क्या हम? तो यहाँ लंबवत बनाएंगे तो बताइए ये मेरा हाथ, बताइए नीचे वाले मार्कर पे यहाँ लंबवत नहीं आ रहे, आ रहा है लंबवत? अगर लंबवत आ रहा है तो बताइए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसका मतलब यहाँ ये जो पेन है इस त्रिभुज में किसकी तरह काम कर रहा है, कर्ण की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कर्ण की तरह काम कर रहा है। एक बार वापस देखो किसकी तरह काम कर रहा है, कर्ण की तरह। आप लोगों को पता है कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, अल्फा। ये देख लो, ये x अक्ष है, इस x अक्ष का a बिंदु के साथ यहाँ वाला जो कोण है वो मैंने क्या लिखा है, अल्फा। तो कोण के सामने की भुजा आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि कोण के सामने की भुजा अलग होती है, पर आपने साथ में ये नहीं पढ़ा है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर ये देखिए 90 डिग्री कोण यहाँ है, इस जगह 90 डिग्री कोण है, तो ये मेरा जो हाथ है ये यहाँ लंब की तरह काम कर रहा है। ये पेन जो यहाँ ब्लू पेन है, ये जो बॉल पेन है, ये कर्ण की तरह काम कर रहा है। तो बताइए नीचे वाला ये जो मार्कर है वो किसकी तरह काम करेगा, आधार की तरह। तो मुझे ये बताओ, आधार की तरह काम कर रहा है, यहाँ x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक की जगह मैंने x लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार कितना है, x। ठीक है, आधार कितना है, x। यहां से अगर मैं संपूर्ण त्रिभुज, जो जिस संपूर्ण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, उस संपूर्ण त्रिभुज को मैं अलग से 2D में बनाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ध्यान से देख लेना, ये x अक्ष में बनाऊंगा, ये जो r है आपको इसमें r जो नजर आ रहा है ये भी बनाऊंगा, और ये लंबवत रेखा मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बनी हुई है, आपको समझ नहीं आएगा। बताओ अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊंगा इस तरफ, तो ये लंबवत आपको 2D में नजर आएगी क्या, नहीं नजर आएगी। इसलिए आप एक बार इसको x अक्ष मान लेना, और ये जो लाइन है ऐसे इसको यहाँ पे a लिखूंगा, तो ये क्या बन गया, r। ये क्या बन गया, r बन गया। ठीक है, इसके बाद में मुझे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और देख लो आपको ये इस तरफ x आ रहा है, यहाँ ये r है, तो आपको 2D में इस प्रकार नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में वो इस प्रकार है, और इनके बीच का कोण कितना है, f। तो यहाँ से मैं लंबवत दूरी बनाऊंगा, तो ये वाली मतलब डिस्टेंस कितनी है, x है। ये डिस्टेंस कितनी है, x है। अब बताओ इसके लिए अगर मैं cos अल्फा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, cos अल्फा। तो आपको पता होना चाहिए कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ये जो नीचे बच गई वो क्या होगी, फिर आधार होगी। क्या होगी, आधार। तो ये कितना आएगा, x बटे r। अब ये आपको पता है कि यहाँ अनुपात है, तो अनुपात में हम वेक्टर को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसमें हम लेंगे फिर अदिश राशि को, मतलब मापांक को लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, r पर मोड आ जाएगा। तो ये जो आया है सिंपली यहाँ लिख देता हूँ मैं, उस तरफ हो सकता है आपको फिर नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos अल्फा बराबर, वहां लिखा है मैंने x बटे r वेक्टर का मोड। तो ये x अक्ष के साथ में मैंने क्या निकाली, कोजेंट। ठीक है, क्या निकाली, दिक् कोजेंट। इसी प्रकार अगर मैं अब है ना सिमिलरली, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बीटा लिख देता हूँ, तो अब x की जगह कौन है, तो ये बीटा किसके साथ कौन है, y x के साथ है। बीटा किसके साथ है, y। तो यहाँ x की जगह कौन आएगा, y। लेकिन बटे में तो कर्ण ही आएगा, और कर्ण नहीं बदलता है, एक त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो वो r ही आएगा, r पर बस। इसी प्रकार मैं लिखूंगा cos गामा, तो उसके लिए फिर z आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा, mod ऑफ r वेक्टर। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि r पर वेक्टर लगाया, अगर इसमें मैं मोड लगा देता हूं तो हम इसको सीधा r लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सीधे ही r। दूसरी बात होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा में, सदिश बीजगणित में, ये जो दिक्कोजें होते हैं ना, दिक्कोजें, इन दिक्कोजों को n m और n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है इस पहली वाले को n लिखते हैं, दूसरे दिक्कोजों को m लिखते हैं, और तीसरे दिक्कोजों को n से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं इनकी जगह अगर मैं n लिखूंगा, यहाँ m लिखूंगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, n इनकी जगह। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, आप इस r को इस तरफ भेजो, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा, फिर x बराबर क्या आएगा, ये r को यहाँ भेजो, तो क्या आएगा, l इंटू r।
अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, बेटा ऊपर मॉडुलस लगा है ना, तो मॉडुलस का मतलब होता है आर सीधा, ठीक है, उस पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार बन जाता है, इसको साफ कर देते हैं फिर सुंदर। अभी ना सदिश के प्रकार बताऊंगा मैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, अभी मैंने यहाँ लिखा था cos अल्फा बराबर, यहाँ लिखा होता x बटे मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, ये लिखा होता। अभी मैंने ये समझा दिया है आपको कि मॉडुलस ऑफ r वेक्टर को हम r लिख सकते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने बोला कि एक cos अल्फा, ये जो दिक कोजा है, इसको हम l से डिनोट करते हैं, जिसकी जगह मैंने l लिख दिया। x बटे इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा r, तो यहां से आप बताइए x बराबर कितना आएगा lr, कितना आएगा lr। इसी प्रकार y की जगह क्या आएगा mr, और इसी प्रकार z की जगह क्या आएगा mr, ठीक है। इसी जैसे मैंने ये वाला किया ना, वैसे आपको सभी करना है। तो ये आपको मिल गए यहाँ पर तीन बिंदु मिल गए, x, y, z, किसके फॉर्म में मिल गए, दिक कोजाओं के रूप में मिल गए, ठीक है, दिक कोजाओं के रूप में। और अब हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है। अभी कई चीजें क्या होती है कि थ्योरी बच्चों को थोड़ी सी अजीब सी लगती है, हालांकि थ्योरी ढंग से समझ आने पे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आता है। तो थ्योरी पढ़ते वक्त थोड़ा अजीब लगता है, पर वो थ्योरी पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन करते हैं तब पता चलता है कि थ्योरी क्यों पढ़ी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों के प्रकार। सबसे पहले शून्य सदिश, हालांकि मैं बोल दूंगा सब कुछ, लेकिन बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, थ्योरी आपको एकदम आराम से अपने आप नोट्स बनाने हैं इसके लिए। शून्य सदिश क्या है, शून्य सदिश, तो सिंपल बात यह है जिसका परिमाण कितना हो, शून्य। जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है वो कहलाता है शून्य सदिश, और इसको हम डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर से, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद में एक नाम आता है मात्रक सदिश, क्या आता है, मात्रक। दूसरा आता है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ध्यान देना, मात्रक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण कितना हो, इकाई। इकाई का मतलब आप समझते हो, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक। तो जिस सदिश का परिमाण इकाई होता है उसको हम बोलते हैं मात्रक सदिश बोलते हैं, ठीक है, मात्रक सदिश। फिर 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सह आदिम सदिश। देखिए इस बार एग्जाम पैटर्न जिस प्रकार का है ना, आपको छोटी चीजें सभी पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इस बार ज्यादा आ रहे हैं, और उनको करने के लिए आपको सभी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। सह आदिम सदिश का मतलब होता है वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। देखिए कैसे, जैसे ये एक वेक्टर है, इसमें मैंने लिखा ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये लिखा बी वेक्टर, एक वेक्टर और लिखा मैंने लिखा सी वेक्टर। लेकिन देखिए स्टार्ट सभी एक ही बिंदु से हो रहे हैं, एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, तब इन सभी सदिशों को हम क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो लिखते हैं। तो आपको अगर ये लिखना है तो ढंग से, मेरे जो थ्योरी है वो पूरी लिख लेना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन मैं बातें सभी बता रहा हूँ, तो आपको नोट्स अगर बनाने हैं तो फिर आपको पूरे ढंग से बना लेना बाद में, ठीक है, क्योंकि क्लास में ये ना आप नहीं बना पाओगे, धीरे धीरे बनाना। दूसरा, उसके बाद में फोर्थ जो है वो है समान सदिश। क्या है, समान सदिश, ठीक है। तो ध्यान देखिए, समान सदिश का मतलब ये होता है कि दिशा और परिमाण दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यदि या मैं लिखूंगा दो सदिश जिनके दिशा व परिमाण दोनों, दिशा व परिमाण दोनों
बराबर मतलब समान हो तो वे समान सदिश कहलाते हैं। देखिए आपसे ये पूछेंगे कई बार एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन आता है छोटा, ये पूछेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये आएगा और इसके सामने लिखा हुआ है ये ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर के सामने ये लिखा हुआ है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और ये बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, तो आपको बताना पड़ेगा एक्स वाई जेड का मान, आपको बताना पड़ेगा एक्स वाई जेड का मान। तो अभी मैंने बोला है कि ए और बी वेक्टर जो होते हैं अगर वो बराबर दिए हुए हैं, अगर आपको बराबर दिए हुए हैं तो उनके संगत घटक जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। संगत घटक का मतलब ये है कि यहाँ जो x का वैल्यू है वो कितना है 2 ही होगा, फिर इसमें जो y का वैल्यू है वो कितना होगा -4 ही होगा, और z का वैल्यू कितना होगा 3। इसका मतलब आपको इनका कंपैरिजन करना है, तुलना ही करनी है, बस इतना ही, ठीक है। तो दिशा और परिमाण के दोनों क्या होना चाहिए बराबर। देखिए परिमाण बहुत देर से आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इस परिमाण को निकालते कैसे हैं सर, हमारे पास मान लीजिए एक सदिश आ गया, उस सदिश का परिमाण है, तो निकालेंगे कैसे। मान लीजिए ए वेक्टर आ गया और ए वेक्टर के सामने ऐसे आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, इस प्रकार आ गया। अगर हमसे ये परिमाण पूछता है तो परिमाण का मतलब होता है मापांक निकालो, उसका इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस निकालो, और इसको निकालने का तरीका है सिंपली यहाँ जो x घटक है इसका स्क्वायर, y घटक का स्क्वायर और z घटक का स्क्वायर, इन सभी का वर्ग करके जोड़कर इसका वर्गमूल निकालते हैं, मतलब इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा मापांक का फिर, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखता हूं ए वेक्टर 4i के प्लस 3j के और प्लस बस इतना ही, जेड को जरूरत नहीं है कि जेड हर बार आएगा, बस इतना लिखूंगा मैं, मतलब इसका जेड घटक है नहीं। तो फिर अगर इसका मॉडुलस हम निकालते हैं, इसका मापांक अगर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब जेड है नहीं तो उसका नहीं करेंगे, तो बताइए कितना आएगा ये आएगा 16 प्लस ये 9, तो अंडर रूट में कितना आएगा 25, तो ये बाहर कितना आएगा 5 इकाई, कितना आएगा 5 इकाई, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका मापांक, इसको बोलते हैं परिमाण। उसके बाद में लिखा हुआ है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश में आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है, डायरेक्शन विपरीत होती है, परिमाण उसका समान होता है। देखिए बताता हूं, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है यहां से यहां तक, ये वेक्टर है लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अब इसका परिमाण मतलब इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई को मैंने a मान ली, तो जो इसका उल्टा होगा उसकी लंबाई भी a ही होगी, लंबाई उसकी भी a होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी उल्टी, ठीक है। वो उस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा। अगर इसको मैं डिनोट करता हूं a वेक्टर से, तो फिर आपको इसको भी a वेक्टर से डिनोट करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा फिर माइनस में। तो परिमाण दोनों के बराबर होते हैं लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग होती है, वो क्या कहलाएंगे ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है चलिए, तो फिर ना बहुत सारी बातें हो गई सदिशों के बारे में, बेसिक चीजें बता दी मैंने, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 10.1 प्रश्नावली, और 10.2 प्रश्नावली से पहले की थ्योरी, और वो प्रश्नावली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी पढ़ने जा रहे हैं 10.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें से। तो अभी है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा हुआ है तो मैथ्स का वेक्टर बिना पढ़े भी आप 10.1 प्रश्नावली कर सकते हो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर 11th क्लास में जो वेक्टर है, या मैं 12th में वेक्टर नहीं है, ये तो 11th की फिजिक्स में वेक्टर आता है, तो वहां आपने अगर ध्यान से भी पढ़ रखा है तो भी आप 12th क्लास की जो वेक्टर ना, ये जो एक्सरसाइज है मैथ्स में, ये लगभग कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में जो वेक्टर है वो पूरा डीपली पढ़ाता है। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ ये है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ये पहले उत्तर पूर्व बाद में देखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वैसे तो अगर किसी को पूछते हैं तो वो अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, या मैं बोलूंगा फिजिक्स में या साइंस में, जिस तरफ हम देख रहे होते हैं वो नॉर्थ होता है, जिस तरफ हम देख रहे होते हैं वो क्या होता है नॉर्थ होता है, तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है फिर साउथ। फिर इस तरफ देखिए दो और बनाते हैं ना, ये वाला और बनाएंगे, ये भी तो मैंने हॉरिजॉन्टल सॉरी ऊर्ध्वाधर बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने,
तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो इसको हम लिखते हैं उत्तर, ये इसको लिखते हैं दक्षिण, ठीक है, और ये होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम। तो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं काम। इसमें लिखा हुआ है, वैसे वैसे करते जाएंगे। इसमें लिख रखा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। देखिए उत्तर से आपको 30 डिग्री चलना है। ये आप मान लीजिए मेरा पेन है, ये देखिए उत्तर की तरफ है और 30 डिग्री कहां जाना है आपको? पूर्व दिशा में। तो बताइए इस तरफ जाओगे या इस तरफ? तो आपको पता है इस तरफ तो पश्चिम है, तो पूर्व में जाने के लिए आपको इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बनाना है, उत्तर ध्रुव के रिस्पेक्ट में बनाना है। और कितने किलोमीटर का विस्थापन का आरेख बनाना है आपको? 40। तो यहाँ मैं इक्वल डिस्टेंस के, ये आपको प्योर बनाना है ग्राफ में। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पैमाना मैं लिख दूंगा, पैमाना, और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कितना लिखूंगा? 10 किलोमीटर। कितना? तो यहाँ जो ये बॉक्स होता है ना एक, इसको आप 1 में लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, यहाँ लिखा 4। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ लिखा है कि 1 सेंटीमीटर किसको डिनोट कर रहा है? 10 किलोमीटर को कर रहा है। तो फिर यहाँ कितने सेंटीमीटर बनाए? मैंने 4 बनाए, तो फिर कितना हो गया? 40 किलोमीटर। तो ये जो पॉइंट है ये उत्तरी ध्रुव से 30 डिग्री पूर्व की तरफ है, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूंगा तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पूर्व। वैसे मैं थोड़ा और बता देता हूँ ना, फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए, फिर भी और बता देता हूँ। साइड्स 8 साइड होती है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना 4 ही साइड होती है, लेकिन साइड होती कितनी है? 8 प्रकार की दिशाएं होती है। ये साउथ हो गया। तो अगर मैं ये वाला बनाऊंगा तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये होगा साउथ ईस्ट। अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये होगा साउथ वेस्ट, और मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट। आपको पता होना चाहिए जो पहला जो वर्ड आता है, पहले जो नाम आता है, वो नाम आता है हमेशा ही इस वाले एक्स का, मतलब जो ये अक्ष है ना साउथ और नॉर्थ, इस वाले अक्ष का नाम पहले आता है, और जो बाद वाला होता है वो होता है क्षैतिज एक्स होता है। जैसे देखिए मुझे ये वाला लिखना था तो मैंने देखिए n पहले लिखा और e बाद में लिखा है, पर ये रूल है ना, रूल है कि आपको पहले नॉर्थ एक्स का लिखना है और फिर साउथ का लिखना है। तो इसलिए पहले n लिखा है बाद में e लिखा है, ठीक है। अगर आपसे इसकी डायरेक्शन भी पूछ ले तो इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आपको इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से सदिश और अदिश बताने हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें से देखने से पता चल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 केजी। अब बताइए वजन का कोई दिशा होता है क्या? नहीं होता है, तो अदिश राशि है। उसके बाद में लिखा हुआ है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो इसमें तो नाम ही आ गया ना दिशा, तो ये एक सदिश राशि है। फिर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री बताइए इसमें दिशा आ रही है? नहीं आ रही है। उसके बाद में 40 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट आपको पता है शक्ति का मात्रक है, उसमें दिशा की कहीं भी जरूरत नहीं होती है, तो ये भी एक अदिश राशि है। 10 की पावर -19 कूलम लिखा हुआ है, तो ये एक आवेश है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद में लास्ट लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जितनी भी राशि दी हुई थी वो सभी की सभी राशियां लगभग सभी की सभी किसमें आती है? फिजिक्स में आती है। किसमें आती है? फिजिक्स में आती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है ना। किसका मात्रक होता है? त्वरण का। तो आपको पता होना चाहिए विस्थापन और त्वरण ये सभी सदिश राशियां होती है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन साथ में होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई वस्तु किसी ना गति से अगर ऊपर से नीचे जा रही है, इसका मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ठीक है। अगर कोई वस्तु अपने बल की वजह से ऊपर जा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण से दूर जा रही है, तो एक में प्लस जी आता है, एक में माइनस जी आता है, और वहां वो प्लस और माइनस किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये माइनस, अगर मैं ये ना लिखूं, स्पीड लिख देते हैं, अगर मैं ना मीटर पर सेकंड, चलो तो ये तो वेग हो गया, तो ये माइनस दिशा को डिनोट कर रहा है कि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अगर प्लस होता तो फिर सीधी दिशा में होता।
नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, उसमें लिख रखा है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो फिर वही बात आ गई, इस बार आपको नाम दे रखे हैं, इस बार राशियों के नाम लिखे, हमें बताना है कि वो सदिश है कि अदिश। बताइए समय सदिश है कि अदिश है? तो सभी को पता है, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो एक अदिश राशि है। दूरी, तो दूरी भी सभी को पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, है ना, सभी को लिख देता हूँ बोर्ड पे, मैं लिखता हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, आज 10वीं प्रश्नावली का 10.1 है एक्सरसाइज, वही पढ़ेंगे। 10.2 के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आते ही मैं कल सबसे पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नाम लिखा है वो लिखा है समय। ठीक है, दूसरा जो लिख रखा है वो है दूरी। थर्ड जो लिख रखा है वो इस बुक में लिखा हुआ है बल। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है वेग, फिर लिखा हुआ है कार्य। तो यहाँ देखिए समय जो है ना वो एक अदिश राशि है, सभी को पता होना चाहिए क्या है अदिश। इसमें कहीं भी दिशा की जरूरत नहीं है, परिमाण होता है इसमें। दूरी है ना, दूरी देखिए, दूरी और इसका एक और होता है, इसको है ना, मैं एक चीज और इसको विस्तार, हालांकि अलग अलग होते हैं। अगर बात करूं मैं दूरी की तो वो तो अदिश है, पर इसके सिमिलर ही लगभग एक और होता है विस्थापन, वो क्या है सदिश। वो क्या है सदिश, क्योंकि इसमें आपको कितनी दूर जाना है, पहली बात तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना होता है, सीधा सीधा, और उसमें आपको डायरेक्शन दी हुई होती है। उसके साथ में बल लिखा हुआ है, तो बल का भी आपको पता होना चाहिए, F बराबर क्या होता है ma। तो बताइए a क्या है त्वरण, अगर ये सदिश है तो इसके सामने जो लिखा हुआ वो भी क्या होगा फिर सदिश। तो ये भी क्या है सदिश राशि, ये भी क्या है सदिश। वेग है तो आपको पता होना चाहिए v, तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूटन के जो समीकरण वगैरह पढ़ते हैं u प्लस at, है ना। तो ये देखिए यहाँ भी ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये वेग क्या होता है, वेग होता है सदिश राशि, और जो चाल होती है वो होती है अदिश राशि, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। कार्य एक अलग चीज है बिल्कुल, ये तो है ना अदिश राशि होगी। ठीक है, सॉरी एक बार देख लेते हैं, w बराबर क्या होता है fs। अब आप बताइए, आपको पता है, मैं बता देता हूँ, है ना, मैकेनिक्स का है ये, और वैसे तो 10th में भी आ जाता है। w का मतलब है कार्य, f का, ये दोनों देखिए, ये दोनों में वेक्टर है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। दो चीजें होती है, देखिए बताता हूँ। देखिए एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अदिश होता है, पता होना चाहिए। अगर मैंने लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ab cos थीटा। इसमें कहीं भी सदिश की बात नहीं होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखते हैं तो इसका आंसर आता है ab sin थीटा, और उसके साथ में देखिए n के पाता है, ये देखो डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अदिश आएगा।